नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 29 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। आज आप लोग को एक सूचना देनी है और सूचना यह देनी है कि बेसिकली जो आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो आज लास्ट है, मतलब इस महीने का 29 अक्टूबर है और आज संभवतः आप सभी लोग धनतेरस का पर्व भी मना रहे होंगे। कहीं कहीं कल मनाया जाएगा, कहीं कहीं आज मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो डिकोड एग्जाम की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोगों के जीवन में धन धान्य का भंडार हो और ऐसे ही आप लोग जो है प्रकाशमान रहें। और फिर अगले दिन जो है परसों तक दिवाली है, तो आप लोग को बस मेहनत इतनी करनी है। और मेरी तरफ से आप सभी लोग को शुभकामनाएं भी इस बात की है कि जो अगले वर्ष की जो दिवाली आए, जो अगले वर्ष का जो धनतेरस आए, या अगले वर्ष का जो भी फेस्टिवल आए, दिवाली हो, होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, कोई भी त्यौहार अगले वर्ष का आपका हो, वो त्यौहार दरअसल आपका धूमधाम से मने, यानी कि सफलताओं के बीच में वो निकले त्यौहार। ऐसी मेरी शुभकामना है। ऐसी शुभकामना डिकोड एग्जाम की तरफ से आप सभी लोगों को है। तो इसलिए आप लोग पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है आप लोग तैयारी करिएगा। जो बीच में अब 4-5 दिन जो है आपके पास जो समय मिलेगा बीच में, उसमें आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अपनी पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। कम से कम करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज तो इस बीच में भी कर लीजिएगा। भले ही फेस्टिवल होगा, भले ही दिवाली होगी, लेकिन उस दिन भी आप लोग जो है कम से कम करंट अफेयर्स और एक पीवाईक्यूज को जरूर लगाइएगा। अगर ये जिद आपके अंदर है तो निश्चित तौर पर अगला जो वर्ष का जो त्यौहार होंगे अगले वर्ष के, वो सभी आपके क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो आज सूचना बेसिकली ये देनी थी आप लोग को कि आज 29 अक्टूबर है और आज जो है बेसिकली करंट अफेयर्स आज हमारा वाइंड अप हो रहा है। यहाँ पर वाइंड अप इन द सेंस कि अक्टूबर माह का हम लोग अब बीच में 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी। छुट्टी कब तक हमारी रहेगी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप लोग टेंशन ना लें। तो आपका ऑफ रहेगा 30 अक्टूबर को ऑफ रहेगा, 31 को नहीं रहेगा, और उसके बाद 1 और 2 ये 4 दिन आपके छुट्टी रहेंगे, ठीक है। और फिर 3 से लेकर के 3 to 4 नवंबर, 3 से 4 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। यानी कि अब आपका अगला वीडियो 4 नवंबर को आएगा। लेकिन भाई साहब एक बात ध्यान रखना, ये 4 नवंबर को जो आ रहा है ना, इसमें मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क मैं आपको यह दे रहा हूं कि अभी तक जितने मैं वीडियो आपको करा रहा था, मैं आपको बीच बीच में टास्क दे रहा था ना कि ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ये कर लेना है। वो टास्क अगर रह गए हो आपके, तो इस बीच में आप उस टास्क को पूरा कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके। क्योंकि आप घर जा रहे होंगे, मुझे पता है सभी लोग, बहुत सारे लोग घर से बाहर रहते हैं, तो बुक्स कुछ लोग ले जा पाएंगे, कुछ लोग नहीं ले जा पाएंगे। कम से कम 2 बुक जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। एक आप कोई मैगजीन करंट की ले लीजिएगा, या मेरा वीडियो आप लोग देख लिया करिएगा, या फिर इसके अलावा, क्योंकि पीडीएफ फाइल तो ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा टास्क और कम से कम एक पीवाईक्यूज की बुक आप लोग जरूर कोशिश करिएगा कि पीवाईक्यूज लेके जाइएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना इसके अलावा मैं और दे दूं, आरओ की अगर आप अभ्यर्थी हैं, आपको बता दूं दिसंबर माह में आपके एग्जाम जो है फिलहाल जो है आगे बढ़ने के कोई चांस आज के डेट तक नहीं है। इस बीच में अगर आयोग कोई नोटिस जारी कर दे, अलग केस है, अदरवाइज आपका दरअसल क्या है, एग्जाम नहीं चेंज होगा। लिए 22-23 में जो आपका आरओ का पीसेस, तो एक बार मे भी आपका चेंज हो जाए, क्योंकि अब इसमें बवाल चल रहा है, मे भी। लेकिन जो है आरओ फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल अभी टलेगा। आगे कुछ हो जाए प्लस माइनस तो मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिए अपनी तैयारी को ब्रेक मत देना, हिंदी में 60 का 60 टारगेट करके आपको चलना है, यह आपको बात विशेष तौर पर ध्यान देनी है। तो आज 29 है, तो 29 के बाद हम लोग कब मिलेंगे? हम लोग मिलेंगे 4 नवंबर को। इस बीच में आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, सारी चीजें कर लीजिएगा, पढ़ाई ब्रेक मत करिएगा। बाकी एक बार दोबारा से आप सभी लोगों को क्या है इसके लिए शुभकामनाएं। तो चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक सूचना जो मैं आपको डेली देता हूं, सूचना यह है कि अगर आपका लक्ष्य आरओ और पीसीएस का है और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है आपकी सफलता का, तो प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि डिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है आरओ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके माध्यम से आपको लगभग 9000 क्या 9000 क्वेश्चन, 9000 यानी कि 9000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। किसके लिए भाई साहब? प्रैक्टिस करने के लिए। यानी कि ये 9000 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, जो वर्तमान ट्रेंड है, अर्थात जो नेचर है एग्जाम का, आपके आयोग का, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप जो है अपडेट रहो। ये नहीं कि पुराने ढर्रे पर हम लोग चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसके अलावा यहां पर सबसे अच्छी बात क्या मिलेगी आपको कि यहां पर आपको मिलेगा 15 टेस्ट आपके फुल लेंथ आरओ के रहेंगे, इसके अलावा 10 पीसीएस के टेस्ट रहेंगे और 5 आपको सीसैट के मिलेंगे टेस्ट, यानी कि जो है ये आपके अच्छे खासे टेस्ट हो जाएंगे। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया फुल सिलेबस टेस्ट तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा एक तरीके से एक मोटिवेशन आपको मिलेगा और अपने आप पे प्रैक्टिस करके आप जो है आपके अंदर जो है निखार आएगा। ठीक है, इसमें बायलैंग्वेज सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पीडीएफ फॉर्म आपको मिलेगी, पीडीएफ फॉर्म में जो है फाइल आपको मिलेगी जिसमें डिटेल्स में आपको इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ दिया रहेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपनी तैयारी को और मजबूत करना है, क्योंकि अभी क्या समय अभी समय है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का, लगातार प्रैक्टिस करने का, चाहे आप पीवाईक्यू से करें चाहे आप टेस्ट सीरीज से करें। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है, इसके लिए आपको वीडियो और टेस्ट लिख करके व्हाट्सएप पे आपको भेजना होगा हमारे संस्थान के नंबर पर। पहला नंबर है आपके सामने 9506742546 या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो इससे जुड़ करके आप जो है डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं और प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सूचना। अब आइए सीधे हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट डे का। रिवीजन में क्या है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण को जो है 10 लाख से बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि मुद्रा योजना के अंतर्गत सरकार 10 लाख रुपए आपको जो है उद्योग के लिए देती है, लेकिन अभी जो 10 लाख का जो लिमिट था उसको 20 लाख कर दिया गया है। किनको कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, जो तरुण योजना के अंतर्गत जो एक इसमें प्लान था, जो 10 लाख रुपए ऑलरेडी पहले पे कर चुके होंगे उनको जो है मिलेगा, सभी को नहीं मिलेगा। डिटेलिंग इसकी हमने आपको कराई थी, नहीं किया है अगर आपने तो लास्ट डे का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में 21वें पशुगणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यह किया गया राजीव रंजन सिंह के द्वारा। और हमने आपसे कहा था कि पशुगणना जो रिपोर्ट होती है भाई साहब वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोग जो है आर्थिकी वाले सब कंटेंट से जो रिपोर्ट है आपकी 21वीं जो है इसकी 20वीं पशुगणना की उसको रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्ट तो अभी नहीं आएगी, अगले साल आएगी, लेकिन इसके पहले की रिपोर्ट आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इंटरनेट पर डाल दीजिएगा 20वीं पशुगणना अभियान जो है गणना, तो वो डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया, आप सभी लोगों को हमने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान ऐप लॉन्च किया गया? तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। लास्ट डे हमने आपको बताया था कि किस तरीके से किसानों को समस्याएं देखने को मिलती हैं, किस प्रकार से उनके लाइफ में समस्याएं आती हैं, क्योंकि मौसम का आप लोग को पता है, हालांकि एक्यूरेसी तो अभी भी नहीं उतनी है, लेकिन लगभग एक्यूरेसी आज के समय में मौसम पूर्वानुमान जो विभाग है, ठीक है, चाहे वो WMO हो चाहे IMO हो, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी एक्यूरेसी आजकल सही जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान को फायदा होगा कि वो मौसम का पूर्वानुमान जान पाएगा कि मौसम अगले दिन या अगले 2 4 6 दिन में 10 दिन में क्या होने वाला है। ऐसे में उसका जो फसल का जो नुकसान होता था, ठीक है, वो नुकसान से वो बच पाएगा और किसान समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। तो अपने आप में बड़ी अच्छी योजना है, एप्लीकेशन के माध्यम से चीजें जो है जान पाएंगे। लेकिन दिक्कत असल क्या है, ये एप्लीकेशन जिसको हम ई क्रांति बोलते हैं, ई गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, पेपर सेकंड में आप लोग ई गवर्नेंस पढ़ोगे तो ये क्या है, पार्ट, इट्स ए पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ई गवर्नेंस का पार्ट है। ई गवर्नेंस में क्या होता है? ई गवर्नेंस में होता है कि बेसिकली हम टेक्नोलॉजीज का और हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समस्या क्या आती है ई गवर्नेंस में? ई गवर्नेंस में समस्या आती है बेसिकली क्या कि हम अभी डिजिटली उतना जो है एजुकेट नहीं है, हम डिजिटली उतना साक्षर नहीं है, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधाएं भी गांव में उतनी अच्छे से नहीं गई हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या इसमें आती है। इसके अलावा बहुत सारी समस्या हैं। तो ई गवर्नेंस जो है एक टॉपिक है आपके सिलेबस में पेपर सेकंड में। ई गवर्नेंस क्या? ई गवर्नेंस पीसीएस वाले भैया सुन लो, खासकर ई गवर्नेंस आपके पेपर सेकंड में मुख्य परीक्षा में, यहां पर पेपर सेकंड में, ठीक है, पेपर सेकंड का गवर्नेंस का टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, उसी में दरअसल ई गवर्नेंस आपको नागरिक घोषणा पत्र वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, गवर्नेंस में सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक घोषणा पत्र और ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नेंस क्या होता है, आल्सो इट्स इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस के लिए क्या कहा जाता है कि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज द की ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि जवाबदेहिता और पारदर्शिता के माध्यम से हम गुड गवर्नेंस अर्थात हम सुशासन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको कर लीजिएगा। पेपर सेकंड में यूपीपीसीएस वाले ध्यान दें, यूपीपीसीएस में सेकंड पेपर में मुख्य परीक्षा के जो गवर्नेंस का सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नेंस सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर कभी आप लोग पीसीएस का बैच ज्वाइन करेंगे डिकोड एग्जाम पे, तो मेरे द्वारा आपको गवर्नेंस सोशल जस्टिस इथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। मजा आएगा आपको पढ़ने में और बहुत
आपको जो है क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा उसमें, ठीक है। खैर, तो ये हो गया, आप लोग इसको रेडी कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। बाकी ये हो गया, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बताया था। तो 24 अक्टूबर यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो ये की गई 21 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा। ये जो अभी 21वीं पशुधन गणना जो रिपोर्ट है उसी के समय, ठीक है। हाल ही में यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी एमिशन गैस रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत के वैश्विक स्तर पर किस रैंक पर स्थान है, तो तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है। आज का पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने कि हाल ही में कहां पर सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया गया, तो विशाखापट्टनम, अजमेर, सूरत या फिर गांधीनगर, जल्दी नहीं बताइएगा इसका उदाहरण कहां किया गया। सिम्बैक्स के बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है आपसे, तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। इसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है, क्या हो सकती है स्थिति इसकी, अभी आगे हम देखते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय जो अभ्यास है सिम्बैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, हमने जो बताया। संस्करण, कई बार आपके एग्जाम में संस्करण पूछ लेता है, तो ये 31वां संस्करण है इसका, यानी कि 31वां संस्करण है इसका, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सिम्बैक्स की शुरुआत की अगर हम बात करते हैं युद्धाभ्यास की, तो 1994 अर्थात 1994 में दरअसल इसको लायन किंग के रूप में शुरू किया गया था। इसका नाम लायन किंग था, लायन किंग के रूप में शुरू किया गया था। हो सकता है आपसे पूछ ले आपके एग्जाम में कि लायन किंग अभ्यास को मतलब या फिर ऐसा पूछ सकता है सिम्बैक्स जो युद्धाभ्यास है उसको पहले क्या बोलते थे, तो ऑप्शन में आपके ये हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लायन किंग को और किस नाम से हम जानते हैं, तो सिम्बैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता था आपको, ये जो अभ्यास हो रहा है सिम्बैक्स, ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। एक आयोजित किया जाएगा आपका विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम में जो आयोजित किया जा रहा है उसको हम बोलेंगे बंदरगाह चरण। यह आयोजित किया जाएगा 23 से लेकर के 25 अक्टूबर के मध्य में, यानी कि 23 से लेकर के 25 अक्टूबर के मध्य में सिम्बैक्स जो अभ्यास है वो विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया बंदरगाह चरण। और उसके बाद 28 से 29 अक्टूबर तक ये चलेगा जो अभियान, वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण के नाम से चलेगा। तो 2 जगह आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो बंदरगाह चरण कहां पर होगा, ये होगा विशाखापट्टनम में 23 से लेकर 25 अक्टूबर के मध्य में, और बंगाल की खाड़ी में जो अभ्यास होगा उसको बोलेंगे समुद्री चरण, और वो आयोजित होगा आपका 28 से लेकर के 29 अक्टूबर के मध्य में, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में राजू जी, एक व्यक्ति हैं राजू जी, ठीक है, उनका निधन हो गया हाल ही में। पूछा आपसे कि उनका संबंध निम्नलिखित में से किस चीज से है, वो प्रख्यात नर्तक थे या वीणा वादक थे या फिर कोई खिलाड़ी थे या फिर इनमें से कोई नहीं, तो जो इसका सही उत्तर है भाई साहब वो हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो प्रसिद्ध नर्तक थे, एक बहुत ही सांस्कृतिक व्यक्ति थे, कई सारे कल्चरल चीजें उनके भीतर थी और उनमें वो पार्टिसिपेट क्या करते थे, ठीक है। तो पॉइंट वही है कि हाल ही में राजू जी का निधन हो गया, वो प्रख्यात नर्तक और सांस्कृतिक जो है क्या थे, व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, यानी कि व्यक्तित्व थे। नेक्स्ट है हाल ही में जानी मानी भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले के निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2017, 19, 2020, 21। आप यहां पर पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति महोदय ने जो है इनको ट्वीट करके जो है शोक संवेदना व्यक्त की थी। तो 2019 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2019 में बेसिकली इनको पद्मश्री से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। चलो पहला पॉइंट वही कि हाल ही में जानी मानी भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन, क्या नाम याद रखिएगा, रोहिणी मधुसूदन गोडबोले के निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 2019 याद रखिएगा, पुरस्कार कौन सा, पद्मश्री, ठीक है, दिया गया है। और वो एक जो है क्या थी, भौतिक वैज्ञानिक थी। यह पुरस्कार उन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। अपने आप में फिजिक्स की वो क्या कहते हैं साइंटिस्ट थी और अपने आप में बहुत ही बेहतर व्यक्तित्व की धनी थी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कुल कितनी दवाओं को वापस लेने के लिए कहा है, कितनी मेडिसिन को उसने कहा कि भैया वापस ले लो, ये आपकी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। कितने मेडिसिन, 49, 55, 60 या फिर 100। तो 49 मेडिसिन को जो है किसने बोला, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि ये जो आपकी 49 दवाएं हैं, 49 जो आपकी क्या है मेडिसिन है भैया, इसका कोई भी इंपैक्ट जो है बॉडी पर नहीं होता है। आप समझ लीजिए, और इसके पहले भी
केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे मेडिसिन के ऊपर क्या की गई थी, रोक लगाई थी। आप ये समझ लीजिए कि आप जो है इस समय दो चीजें एक तरीके से जहर के रूप में हैं। कौन सी दो चीजें? एक सबसे बड़ी बात, जो जंक फूड आप खाते हो, ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो आप ये मेडिसिन खाते हो, ठीक है, ये क्या है? आपके लिए जहर है, एक तरीके से जहर से भी ज्यादा खतरनाक ये चीजें हैं जंक फूड, ठीक है। जंक फूड में इतने ज्यादा जो है जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, केमिकल्स मिलाए जाते हैं, खूब भर भर के मोमोज और चाउमीन और बाकी चीजें आप लोग खाते होंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार की वैरायटीज होती होंगी। कैसे बनता है, मैंने एक दिन आपको बताया था कि एक जगह मैं चाय पी रहा था, उसके पीछे जस्ट बैक साइड पे एक पनीर बन रही थी, वहां पर है ना, उसको रख करके उसमें पानी डाल रहे थे, उसको निकाल रहे थे। वो प्लेस इतना गंदा था, वो मेरे पास वीडियो नहीं है, फोटो है हमारे पास, लेकिन वो इतना गंदा बन रहा था कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं आपसे कि किस तरीके से वो बन रहा था। मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह पर ऐसा बनता होगा, लेकिन मोस्टली ऐसा रहता है कि वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं कि किस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं। बहुत खतरनाक होता है। मेडिसिन, इस समय मेडिसिन, जबरदस्ती की मेडिसिन आपको दी जाती है, जबरदस्ती की फार्मा कंपनी जो होती है भाई साहब, इतना खतरनाक है मेडिसिन के मामले में। आपसे पैसा भी लूटा जाता है, ठीक है, कि एक भाई जिस मेडिसिन को बनाने में जो है 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे ऐसे कॉस्टिंग आती है, 30 पैसे 20 पैसे वाली मेडिसिन के जो सेल किया जाता है वो उच्च दामों पर 150, 200, 200 गुने के दाम पर जो है मेडिसिन आपको सेल की जाती है। शायद आपको नहीं पता होगा, ठीक है, जिसकी कॉस्टिंग ओनली 30 पैसे, 20 पैसे, ठीक, 1 रुपया आता है, जिसका जो है क्या कहते हैं कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी सेल जो है लगभग जो है 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, ठीक है, 2 पैसे, 3 पैसे में मेडिसिन रेडी होती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा पर टेबलेट, लेकिन बेची बहुत उच्च दामों पर जाती है। और फार्मा कंपनीज के खिलाफ बोलने वालों का हाल बहुत बुरा होता है भाई साहब, ध्यान रखना। कभी बोलना नहीं ज्यादा, लेकिन डरकर जीने से अच्छा सामने लड़के मरना, यह भी ध्यान रखना। फार्मा कंपनी, फार्मा इंडस्ट्रीज का जो है जमाना है ना, बहुत खतरनाक है। और अगर इस पर आयुर्वेद हावी होने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसको जो है दबा दिया जाता है। दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जबकि जो फॉरेन कंट्रीज के जो लोग हैं, वहां के जो कंपनियां हैं, वो अपना जो क्या कहते हैं अधिकार क्षेत्र कर लेती हैं, अपना उस पर क्या कहते हैं वो कर लेती हैं। और हमारी ही चीजें वेद पर वो रिसर्च कर रहे हैं, आयुर्वेद पर वो रिसर्च कर रहे हैं, मेडिसिन वो बना रहे हैं, हम जो है पगलाए हुए चले जा रहे हैं। हमको प्रमोट, ये देश का दुर्भाग्य है। खैर, तो ध्यान रखिएगा, एक बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेडिसिन की कोशिश करिए कि आप लोग बहुत ज्यादा, जब आपके पेन हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, तभी आप मेडिसिन को लें, अदरवाइज मेडिसिन लेने से बचें। कोशिश करने की आयुर्वेद की चीजों को ज्यादा फॉलो करें। ये मेरा आपसे पर्सनली क्या है एडवाइस है आपको, ठीक है। नहीं तो उम्र जो है ना सीधे 10 साल 15 साल सीधे 20 साल तक कम हो जाती है। और इसको खाने से बचिए प्लीज। फूड मटेरियल में हर जगह, चाहे बनाना खाएं, चाहे एप्पल खाएं, आप चाहे कोई मैंगो खाएं, कोई भी फ्रूट्स खाएंगे, उसमें जो है इंजेक्शन से चीज़ें फिल की जाती हैं, बहुत चीज़ें खराब होती हैं। इसलिए जब भी कोई चीज़ खाएं, कोशिश करिए कि जो है क्या कहते हैं ताज़ी हो, और सीजनली फल खाइए। जो सीजन में आते हैं फल फ्रूट्स खाते हैं, उनको खाने की कोशिश करिए। और संभवतः यदि आपके गाँव में घर है तो गांव में सब्जी बोने की कोशिश करिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। जो ये पेस्टिसाइड्स और जो ये फर्टिलाइजर्स जो आते हैं, इनका भी इस्तेमाल कम से कम करिए। इस समय नहीं तो आप जहर खा रहे हैं। कोई भी चीज अगर आपके अंदर जा रहा है बॉडी में, ये मान के चलिए कि वो जहर जा रहा है पूरी तरीके से आपसे, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो अभी हाल ही में 49 मेडिसिन को वापस लिया गया कि भैया जाओ, ये तो इसका काम नहीं हो रहा है सही से, ठीक है। इसके अलावा जो क्या हुआ है कि जो 1.5% जो नमूने भी लिए गए थे इसके, वो 1.5% जो नमूने हैं क्या है, कम असरदार पाए गए। यानी कि 49 मेडिसिन तो ऐसी थी कि जिसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखा उसका कोई। 3000, ध्यान रखिएगा, संगठन के द्वारा लगभग 3000 नमूनों का परीक्षण किया गया। सोचो 3000 नमूनों का परीक्षण किया गया, उसके बाद 49 मेडिसिन को वापस लेने का बात कही गई। अपने आप में सोचो कितना जो करप्शन है इस फील्ड में। खैर, क्या कर सकते हैं हम लोग तो, और किसके द्वारा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, सभी लोग को जानते होंगे आप इसके बारे में। तो कुरुक्षेत्र में, झांसी में, सूरत में, गोरखपुर में। मुझे लगता है कि ये प्रश्न को आपको नहीं पढ़ोगे तब भी आप उत्तर दे लोगे, ठीक है, क्योंकि गीता के बारे में अगर चर्चा हो रही है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं क्या किससे होगा, कुरुक्षेत्र से होगा। आप सभी लोगों को पता होगा, गीता के श्लोक सभी लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। यदा यदा ही धर्म से ग्रामणे भवति भारतः, सुने होंगे आप सभी लोग, जानते होंगे। और कर्म की प्रधानता पर विशेष जोर दिया गया है गीता के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, कभी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इसका आयोजन बेसिकली कुरुक्षेत्र में किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। कब से कब तक हो रहा है तो ये हो रहा है 28 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन किया जाएगा। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2024 में सहभागी देश के रूप में तंजानिया को चुनाव किया गया है।
प्रतिवर्ष किसी एक देश को चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? चुना इसलिए जाता है ताकि अलग अलग देशों के माध्यम से, यानी कि वैश्विक पटल पर गीता के बारे में या भारत की देश की सांस्कृतिक और बाकी चीजों के बारे में जो है वैश्विक पटल पर जो है कहीं ना कहीं हमारी छाप पड़े कि ये हमारी संस्कृति रही है, ये गीता का जो है महत्व है और इससे हम क्या कुछ सीखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जो नासा है ना, नासा, ठीक है, नासा का जो गेट है ना, वो गेट, वहां पर श्री कृष्ण की गीता मतलब अर्जुन को उपदेश देते हुए मूर्ति लगाई गई वहां पे। ठीक है, अब्दुल कलाम के किताब में ये बात मेंशन है, पढ़िएगा कभी आप लोग। ठीक है, चलिए, तो अब्दुल कलाम जी लिखते हैं अपनी किताब में, ठीक है, आई थिंक अग्नि की उड़ान में ही शायद लिखी है उन्होंने, कि वो मतलब शॉक्ड हो गए कि वो कहां पर रिसर्च करने गए हैं कि जिसके प्रमुख गेट पर जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी है, अर्जुन को उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र की जो है। तो वो अपने आप में बहुत वो हो गिल्टी उनको महसूस हुआ कि हम कहाँ आ रहे हैं, जो हमारे ऊपर जो गर्व करते हैं हम उनके यहाँ जाके सीखते हैं, जो हमसे सीखते हैं। खैर, बड़ी अच्छी किताब है अग्नि की उड़ान, आप लोग पढ़िएगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की किताब है, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही महान, मैं उनको बहुत ही महान संत कहता हूँ, बहुत महान व्यक्ति कहता हूँ। अब्दुल कलाम के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, टाइम से बर्बाद हो जाएगा। अब कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, अच्छा चलो। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में स्वीडन में किस भारतीय राजदूत की नियुक्ति की गई है? डॉक्टर आशा गोयल, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, पूजा सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फिर बताइए फटाफट किसकी नियुक्ति की गई है? तो वो की गई है डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो हाल ही में स्वीडन में डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी को क्या है राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात अगर हम स्वीडन की कर लेते हैं तो स्वीडन यूरोप के स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक क्या है नार्डिक देश है, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा देश है ये, और स्वीडन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है भैया? स्टॉकहोम है, यानी कि स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। कई बार आपके एग्जाम में प्रमुख देश और उनकी राजधानियों के बारे में पूछ लेता है आपसे, ठीक है, या उस पर्टिकुलर देश के बारे में, वहां के ज्वालामुखी, वहां के पर्वत, पठार, नदी और बाकी अन्य चीजों के बारे में आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो भी देश चर्चाओं में रहा करे उसके बारे में पढ़ लिया करिए। स्वीडन की मुख्य भाषा क्या है? तो स्वीडिश है, आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे इस चीज से। स्वीडन में संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है, राजधानी स्टॉकहोम हो गई, मैंने बताया। करेंसी स्वीडिश क्रोना है, और प्रधानमंत्री जो है वहां के हैं वो कौन है? उल्फ क्रिस्टोफर, याद रखिएगा। और यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे तो यह है आपका स्वीडन, यह है इसकी स्टॉकहोम की राजधानी, यह है यहाँ पे इसके बगल में नॉर्वे, एक तरफ है इसके फिनलैंड, ये इधर का बाल्टिक सी लगा हुआ है इसी से, इधर है आपका डेनमार्क, और इधर आपका नॉर्दर्न सी वगैरह, और इधर फिर नॉर्दर्न सी, ये पूरा का पूरा एरिया आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग मैप के माध्यम से जरा एक बार स्थिति से आप लोग अवगत हो जाया करिए। कई बार जो देश चर्चाओं में रहता है उसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है या किस जो है महाद्वीप में स्थित है, बाकी उसके अगल बगल कौन से सागर है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त किया गया? अक्टूबर में एक देश ऐसा है जिसको WHO ने कहा कि भैया आप मलेरिया मुक्त हो गए, यानी कि अब आपके यहां पर मलेरिया के कोई केसेस नहीं आ रहे हैं। वो कौन सा देश है? मिस्र है, जॉर्डन है, अमेरिका है, फिर नेपाल है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो अक्टूबर माह में WHO ने मिस्र को दरअसल मलेरिया रोग से जो है मुक्त घोषित कर दिया है। और मलेरिया रोग के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे, परिचित होंगे, प्लाज्मोडियम वायरस, ठीक है, होता है उसका वो। तो पहला पॉइंट सेम वही है, यह मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक क्या है? मादा एनाफिलीज। अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है यहां से, ठीक है, याद रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया, क्या? अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जागरूकता माह मनाया जाता है कब? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर? अधिकतर लोग पहली बार इसको सुन रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया जो है माह कब मनाया जाता है, या ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्लेक्सिया है बेसिकली ये इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली बच्चे जो है इसमें प्रभावित होते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग पावर जो उनकी होती है वो डाउन हो जाती है। किसकी? पढ़ने लिखने की, यानी कि जो टर्म्स यूज किए जाएंगे, जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, कुछ लिखा होगा तो उन्हें समझने में फेयर होगा, समझ नहीं पाएंगे। तो जो है एक तरीके से देखने और समझने में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है वो क्या होती है? डाउन हो जाती है, अपने आप में कम हो जाती है। इसी के लिए अक्टूबर माह में बेसिकली क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय डिस्लेक्सिया माह या जो है जागरूकता माह जो है मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए उद्देश्य क्या लिखा हुआ है
किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रोगी के बारे में नकारात्मकता को कम करना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का अगर उसको ये डिजीज है तो वो नहीं समझ पाएगा, वर्तनी इसको समझ में नहीं आएगी, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अब आप उसका मजाक उड़ाएं, गलत बात है। वो प्रभावित है किसी रोग से, आपका कोई हक नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया एक भाषा आधारित सीखने की विकलांगता है, यानी कि लर्निंग जो कैपेसिटी आपकी होती है क्या होती है, बच्चों के डाउन हो जाती है, कम हो जाती है अपने आप में, ठीक है। डिस्लेक्सिया लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को विशिष्ट भाषा कौशल विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। ये एक अपनी अपने प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए ही दरअसल अक्टूबर जो माह है आपका, उसी को अक्टूबर में ही, यानी कि अक्टूबर इज डिस्लेक्सिया अवेयरनेस मंथ, अक्टूबर माह, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब आपके सामने आज का अभ्यास प्रश्न है कि आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया और अक्सर आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत करके चले आते हो। आपको लगता तो है सही, यही सही होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। जैसे देखा प्रश्न इतना खुश हो जाते हो आप कि लगाना चाहिए इसको, लगाओगे इसको, लगाना चाहिए इसको, लगाओगे इसको, क्या कीजिएगा। इसलिए जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो अपने आप को थोड़ा सा केंद्रित करिएगा अपने एग्जाम पेपर पर, और भले ही आपको थोड़ा समय लगे लेकिन प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ के दीजिएगा। और एक बात मैं और यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं कि कई प्रश्नों में आपसे एग्जाम पूछेगा कि 1800, कोई प्रश्न पूछेगा बीच में लिख देगा कि नहीं है, क्या नहीं है। अब आप नहीं है को ध्यान नहीं दोगे कि लिखा है नहीं है, आप सोचोगे है, बस तुरंत गलत करके चले आओगे खट से। इसलिए ध्यान रखना ये शब्द जो नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना वहां पर, नहीं तो बहुत प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। और एग्जाम में आपके प्रश्न कूट वाले अक्सर आएंगे तो वहां पर भी कंफ्यूजन की स्थिति बहुत रहती है, ध्यान से करना। ये नहीं कि लिखे पूछे 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 तीनों सही है, उपरोक्त सभी सही है। बहुत ध्यान से इसको करने की कोशिश करिएगा और इसी के लिए प्रैक्टिस चलाई जाती है। इसी के लिए हमने आपको जो है कहा था कि आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं डिकोड एग्जाम के माध्यम से, या जहां भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करके प्रैक्टिस जरूर करिएगा बस, ठीक है। तो बताइए भैया लोग कि इसका उत्तर क्या होगा। कमेंट करके मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए और सभी लोगों का आंसर ये सही होना चाहिए। चाहे आप सर्च करके मुझे आंसर दीजिएगा, लेकिन जरूर दीजिएगा जरूर, क्योंकि हम लोग अब कब मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे अब 4 तारीख को, ठीक है, 3 और 4 के करंट अफेयर्स के साथ। तो नागरिक, अब प्रश्न है पीसीएस के लिए है कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिटीजन चार्टर। क्या बोलते हैं, सिटीजन चार्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस का टॉपिक है, किसका, गवर्नेंस का, GOVERNANCE, ठीक है। तो नागरिक अधिकार पत्र क्या है, यानी कि सिटीजन चार्टर क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लिखिएगा। अगर आप लोग समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। आई थिंक लास्ट टाइम किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद एग्जैक्ट नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन था। एक बार मैं कमेंट का आज पढ़ लूंगा दोबारा से मैं, तो फिर मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं, किसी ने कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा था मुझसे कोई क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। अच्छा, कुनमिंग वाला ही पूछा था, हाँ ठीक है, समझा दिया था मैंने। हाँ, कुनमिंग 30 to 30 जो प्रोटोकॉल हुआ था उसके बारे में। चलो ठीक है, याद आ गया। ओके, तो ये हो गया आज का जो है हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बाकी एक बार दोबारा से पुनः से आप सभी लोगों को डिकोड एग्जाम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पटाखे वगैरह थोड़ा सा अच्छे से जलाइएगा, बचिएगा बहुत ज्यादा जलाने से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल मत जलाइएगा, लेकिन जलाने की कोशिश, जलाते समय इस बात का कोशिश करिएगा कि उन पटाखों का इस्तेमाल करिएगा जो कम से कम प्रदूषण फैलाते हैं, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी ये त्यौहार खुशी का है, ये त्यौहार जो है भगवान राम के जो है अयोध्या वापसी का ये जो है फेस्टिवल है, इसलिए राम से कुछ सीखिएगा। राम राज्य की जो संकल्पना है उसको साकार करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि राम क्या है, राम त्याग है, त्याग की मूर्ति है, राम जो है समर्पण की मूर्ति है। राम से कुछ सीखिएगा, सीता माता से सीखिएगा, या जो भी पात्र पूरे रामायण के हैं कुछ ना कुछ सीखने की सभी से आवश्यकता है। या जो भी फेस्टिवल आए, मैं दीपावली की ही बात नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई ईद हो आपका, चाहे कोई क्या कहते हैं क्रिसमस हो, या कोई भी अन्य फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। तो उन फेस्टिवल को मनाइए और उनसे सीखिए कि हम कैसे अपने संस्कृति को, अपनी परंपराओं को हम आगे लेकर के चल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा दीपक जलाने की कोशिश कीजिएगा, दीपक जलाने का एक अपना महत्व है। तो आप इतने एडवांस मत हो जाइएगा कि दीपक ही जलाना बंद कर दीजिएगा। दीपक कम से कम घी के जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जला सकते हैं तो कम से कम तेल का दीपक तो जरूर जलाइएगा। बाकी एक बार दोबारा से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगले वर्ष दिवाली आपकी सफलताओं की होनी चाहिए, अगले वर्ष के दिवाली के पटाखे आपकी सफलता के फूटने चाहिए, अगले वर्ष दीपक आपके जो है सफलता का जलना चाहिए, और अगले वर्ष
जिस प्रकार से दिवाली में पूरा शहर, पूरा देश जगमग हो जाता है, शुभकामनाएं हैं मेरी कि अगले वर्ष आपका जीवन भी प्रकाशमय हो, अच्छा हो, बेहतर हो। शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।